नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एफएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपक्षय के प्रकार, टाइप ऑफ वेदरिंग। हमने जो है पिछले वीडियो के अंदर अपक्षय के अर्थ और परिभाषा को जाना कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट होने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। हमने बात की थी जब चट्टानें अपने स्थान पर विघटित व वियोजित होकर अपने स्थान पर फैल जाती हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं। हमने बात की थी अपर्दन के बारे में। अपर्दन में मलबे का जो है अन्यत्र स्थानांतरण होता है, तो अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है जबकि अपवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है। जबकि हमने तीसरी बात की थी वृहद संचलन के बारे में बात की थी, उसमें अनुढाल संचलन की क्रिया पाई जाती है। गुरुत्व के प्रभाव में उच्च पर्वतीय भागों से निम्न पर्वतीय भागों की ओर मलबे का गमन होता है, स्थानांतरण होता है, उसके अंदर सीमित गति होती है। अतः अपक्षय, अपवर्तन और वृहद संचलन को सम्मिलित रूप से हम वृहद संचलन कहते हैं। अब बात करते हैं हम, फिर हमने बात की थी अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो हमने अपक्षय के प्रभावित करने वाले कारकों में हमने चट्टानी संरचना की बात की थी कि जो चट्टानें कठोर होती हैं उनका अपक्षय शीघ्र गति से होता है, अति धीमी गति से होता है। जो कमज़ोर होती हैं उनका शीघ्र होता है। फिर हमने बात की थी कि ढाल के अनुसार अगर तीव्र ढाल है तो अपक्षय तीव्र गति से होगा, अगर ढाल मंद है तो अपक्षय धीमी गति से होगा। जलवायु की बात की थी, जहाँ जलवायु में भिन्नता होती है वहाँ अपक्षय की क्रिया तीव्र गति से होती है। आर्द्र जलवायु के क्षेत्र के अंदर रासायनिक अपक्षय होता है, जबकि जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है वहाँ पर तापमान में वेरिएशन के कारण से प्रसार संकुचन की गति अलग अलग होने के कारण से भौतिक अपक्षय विघटन की क्रिया ज़्यादा होती है। इसी प्रकार शीत और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर तुषार की क्रिया के कारण से चट्टानों का विघटन होता है। उसके बाद हमने बात की थी वनस्पति अपक्षय का कारक भी है और बाधक भी है। वनस्पति के द्वारा भौतिक और रासायनिक अपक्षय दोनों की क्रिया होती है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपक्षय के प्रकार, टाइप ऑफ वेदरिंग। अपक्षय को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, और तीसरा है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। कुछ विद्वान चौथी एक वेदरिंग की बात करते हैं जो जैविक अपक्षय में नहीं करते, मानवीय अपक्षय, ह्यूमन वेदरिंग की भी बात करते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग के बारे में। भौतिक अपक्षय का अभिप्राय शैलों के भौतिक स्वरूप में टूट फूट से होता है। विघटन की क्रिया में सूर्यताप, तुषार, वायु, जल, दबाव, गुरुत्व योग देते हैं। तो भौतिक अपक्षय हमेशा भौतिक क्रियाओं के द्वारा होता है। जैसा चित्र में दिख रहा है कि भौतिक क्रिया तुषार, वायु, जल के कारण से चट्टानें अपने स्थान पर ही अलग हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो उसे हम फिजिकल वेदरिंग या भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की संज्ञा देते हैं। भौतिक अपक्षय के प्रकारों में सबसे पहले हम बात करें ताप परिवर्तन द्वारा पिंडदार विघटन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अगर हम बात करें कि रवेदार आग्नेय शैलों के कण ताप बढ़ने पर तथा ताप घटने पर क्रमशः फैलते और सिकुड़ते हैं। प्रसार संकुचन की क्रिया की पुनरावृत्ति से शैलों में संधियों का विस्तार होने से चट्टानें बड़े पिंडों में टूट जाती हैं। सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके अंदर दिन में ताप प्राप्त होने के कारण से उसके कणों में प्रसार होता है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात को तापमान कम होने के कारण से जो आग्नेय चट्टानें उनमें संकुचन की क्रिया होती है। जब ताप प्रसार और संकुचन की क्रिया सतत रूप से पुनरावृत्ति होती है तो चट्टानों में दरारें, संधियाँ पड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें बड़े बड़े पिंडों में विघटित हो जाती हैं। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि चट्टान अलग अलग पिंडों में विघटित हो गई है, तो इसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट बात करें हम
ताप परिवर्तन द्वारा कणदार विघटन, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। उष्ण मरुस्थल में बड़े कणों वाली शैलों जो विभिन्न खनिजों तथा रंगों वाली होती हैं, दैनिक तापांतरों से अधिक प्रभावित होती हैं। शैलों के भीतर संरचना की भिन्नता के कारण ताप प्राप्ति में अंतर के कारण प्रसार संकुचन की भिन्नता से शैलों के छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है। तो उस कटिबंधीय मरुस्थलों के अंदर जो चट्टानें होती हैं, एक चट्टान के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं और उन खनिजों की ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। अतः ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होने से एक ही चट्टान के अंदर प्रसार और संकुचन की जो क्रिया है, वो जो दर है, वो अलग अलग होती है और इस कारण से चट्टानें छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है, जिसे हम ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं या कणदार विघटन की संज्ञा देते हैं। जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है कि चट्टानें छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती है। तुषार द्वारा पिंडदार विघटन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। शीतोष्ण व शीत कटिबंध तथा पर्वतों के ऊपरी भागों में यह क्रिया अधिक सक्रिय होती है। इन क्षेत्रों में शैलों की दरारों व संधियों में समाविष्ट जल रात में जम जाता है तथा दिन में पिघल जाता है। तुषार की क्रिया की पुनरावृत्ति से शैलों का बड़े बड़े पिंडों में विघटन हो जाता है। जो शीत कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है, ये उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो चट्टानें हैं, वहाँ उन चट्टानों की दरारों में जो जल है, जो पाया जाने वाला जो जल है, रात को जम जाता है और दिन में पिघल जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, तुषार की प्रक्रिया, जल के जमने से। तो जो अब जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है कि इसमें जल भरा हुआ है, फिर जम गया जल, तो अब जब दिन में पिघल जाएगा जल तो प्रसार होगा। रात को जमने से संकुचन की क्रिया होगी। चट्टानों के कणों में प्रसार संकुचन की क्रिया होने के कारण से सतत रूप से पुनरावृत्ति होने से चट्टानें बड़े बड़े पिंडों में विघटित हो जाती है, जिसे तुषार द्वारा पिंडदार विघटन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्षा जल व ताप के कारण शैलों का भंजन, शैटरिंग ड्यू टू रेन वाटर एंड टेम्परेचर। उष्ण प्रदेशों में तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा जल के छींटे पड़ते हैं तो उनमें चटकने आ जाती हैं तथा चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ चट्टानें बहुत गर्म होती हैं, अचानक से वहाँ वर्षा होती है और वर्षा की ठंडे जल की बूंदें उसमें जैसे गिरती हैं तो चट्टानों में दरारें आ जाती हैं। इस प्रक्रिया को अगर हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किचन में हम काम करते हैं और एकदम गर्म कांच का गिलास होता है, उसमें चाय होती है, गर्म हो जाता है, उसमें अचानक से हम ठंडे पानी की बूंदें डालें तो वो क्या हो जाएगा, गिलास टूट जाएगा। ऐसे ही चट्टानें जब गर्म होती हैं, उन पर ठंडे जल की बूंदें पड़ती हैं तो चट्टानें तड़कने लग जाती हैं। इसी क्रिया को वर्षा जल व ताप के कारण शैलों का भंजन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम ताप व वायु द्वारा शैलों का अपदलन, अपशल्कन या अपपतन, एक्सफोलेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड्स। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ ये क्रिया पाई जाती है, ये आग्नेय चट्टानों के अंदर ये अपक्षय की क्रिया पाई जाती है। जो चट्टानें हैं उसके अंदर परतें पाई जाती हैं। जो बाह्य परत है वो तापमान प्राप्त करके उसके प्रसार संकुचन की दर अलग होती है, जबकि आंतरिक भाग में चट्टानों के ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है। तो एक ही चट्टान के अंदर ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, जिस कारण से प्रसार संकुचन की दर अलग अलग होती है। और उसके कारण से प्रसार संकुचन की दर अलग अलग होने के कारण से चट्टानें अपने स्थान पर परते के रूप में उधरती हैं। जैसे इसे प्याज को अगर हमने देखा है, प्याज की जो परत होती है वो एक एक लेयर, ऐसे ही इसकी एक एक लेयर अलग होती है। इसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक एक लेयर अलग होती है, इसलिए ही इसे अनियन वेदरिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर फ्लैंकिंग की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। फ्लैंकिंग की क्रिया में एक परत दूसरी परत को परत अलग होने लग जाती है। ऊपरी परत का प्रसार संकुचन की दर अलग, नीचे की परत की प्रसार संकुचन की दर अलग होने के कारण से परतों के रूप में चट्टानें उधड़ती हैं और इसे ही ताप व वायु, और जब हवा चलती है तो उसे साइड में गिरा देती है। तो इसे ताप व वायु द्वारा शैलों का अपदलन, अपशल्कन या अपपतन की क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट बात करें हम दाब मुक्ति द्वारा विघटन, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। हम देखते हैं कि जो प्रकृति है उसके अंदर एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान, दूसरी चट्टान के ऊपर तीसरी चट्टान रखी होती है। जब कभी ऊपरी शैलों का अपरदन हो जाता है तो निचली शैलों से दबाव बढ़ जाता है, इससे उनमें दरारें में चटकन पड़ जाती है तथा शैलों का विघटन होता है। तो एक सामंजस्य की अवस्था होती है, लेकिन किसी कारण से ऊपर की जब चट्टान हटती है तो नीचे वाली चट्टान से दाब मुक्ति के कारण से नीचे वाली चट्टान में चटकन या दरारें पड़ जाती हैं, जिसे हम दाब मुक्ति द्वारा विघटन या डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज कहते हैं। तो ये बात होगी भौतिक अपक्षय की। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की, केमिकल वेदरिंग। वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है तथा नमी या जल के संयोग होते हैं, जिससे चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। शैल खनिज में पुनर्व्यवस्था के कारण वियोजन रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तो रासायनिक अपक्षय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नमी या जल की उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड इनके कारण से जब इनके संपर्क में आते हैं गुली ऑक्सीजन या ये, तो उसके कारण से रासायनिक क्रिया होती है, चट्टानें कमज़ोर होकर अपने स्थान पर वियोजित हो जाती हैं। इसी क्रिया को हम रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग कहते हैं। रासायनिक अपक्षय के प्रक्रमों में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की। जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है तो खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं। ऑक्सीकरण की इस प्रक्रिया से चट्टानों का वियोजन प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण, आग्नेय शैलों में लोहांश के ऑक्सीकरण द्वारा जंग लगना। तो जब जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है जब चट्टान से वो क्रिया करती है तो ऑक्साइड से अलग कर लेती है। ऑक्साइड अलग कर देती है तो चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और अपने स्थान पर वियोजित हो जाती हैं। जैसे हमने लोहे के ऊपर देखा, जिस चट्टान के अंदर लोहे के कण हैं तो उसके अंदर जंग लग जाती है। जंग लगना ही क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं कि जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा कमज़ोर हो जाता है और अपने स्थान पर वियोजित हो जाता है। इसी क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं, जिससे चट्टानों के घुलनशील तत्व पृथक होते हैं। उदाहरण, चूना पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल द्वारा चूने के कार्बोनेट में बदलकर जल के साथ घुल कर मिल जाता है। जैसे कार्बोनेटीकरण की क्रिया है, जल में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जब किसी चट्टान के संपर्क में आती है तो वो कार्बोनेट से अलग करती है और कार्बोनेट अलग करके चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और चट्टानें अपने स्थान पर वियोजित हो जाती हैं। कार्बोनेटीकरण की क्रिया मुख्य रूप से चूना प्रदेशों में या कास्ट प्रदेशों में अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि कास्ट प्रदेश का ही आप चित्र देख रहे हैं, तो जैसे चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है, उसमें अगर शुद्ध जल डालें तो क्रिया नहीं करेगी, लेकिन हम सामान्य जल डालें तो क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कार्बोनेट सेलेक्ट करती है और चट्टानें अपने स्थान पर वियोजित हो जाती हैं। इसे ही हम कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है जल योजन या हाइड्रेशन। शैलों द्वारा जल सोखने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, जिससे शैल कणों व खनिजों में तनाव पैदा होता है तथा उनका वियोजन होने लगता है। उदाहरण, जल योजन क्रिया द्वारा फेल्सपार नामक खनिज का परिवर्तन केओलिन मृत्तिका में हो जाता है। तो जल योजन के कारण से, हाइड्रेशन के कारण से जब जल के संपर्क में कोई चट्टान आती है तो जल को सोख लेती है और जल को सोख कर वो अपने आयतन में प्रसार करती है और आयतन में प्रसार के कारण से चट्टानें अपने स्थान पर खिल जाती हैं, बिखर जाती हैं और उसे ही जल योजन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दें हम आपको कि जैसे चौक होता है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे चौक यूज़ करते हैं, अगर उसमें पानी दें तो पानी वो सोखता जाएगा, पानी को सोखता जाएगा और पानी को सोख कर वो अपने आयतन में प्रसार करेगा। और अगर हम चौक को रात को छोड़ दें तो उसमें हमें पूरा खिरा हुआ मिलेगा, चूर्ण चूर्ण मिलेगा। तो यही क्रिया जल योजन या हाइड्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट है सिलिका पृथक्करण, डिसिलिकेशन। सिलिका युक्त शैलों में सिलिकेटों का जल द्वारा पृथक्करण होने से शैलें ढीली पड़ जाती हैं तथा उनका वियोजन प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण, क्षारीय आग्नेय शैलों विशेषकर ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो जो ग्रेनाइट चट्टान है या क्षारीय आग्नेय शैल हैं, उनके संपर्क में जब जल आता है तो सिलिका को अलग कर देता है, पृथक कर देता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और अपने स्थान पर वियोजित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हम सिलिका पृथक्करण या डिसिलिकेशन कहते हैं। ये बात होगी हमारी रासायनिक अपक्षय की। तो हम भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में।
तो जैविक अपक्षय के प्रमुख प्रक्रमों में पहला है जंतुओं द्वारा अपक्षय, वेदरिंग ड्यू टू एनिमल। पृथ्वी के धरातल पर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा बिलकारी जीव रहते हैं जो धरातली चट्टानों को ढीली व पोली बनाकर अपक्षय की क्रिया में योगदान देते हैं। तो जो बिलकारी जीव होते हैं, यहाँ जानवर देखते हैं, कोई ज़मीन को खोद रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो जानवरों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा जो अपक्षय की क्रिया होती है उसे एनिमल वेदरिंग की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें वनस्पति अपक्षय की। हम वनस्पति के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वनस्पति अपक्षय का कारक भी है और बाधक या अवरोधक के रूप में है। हमने पहले ये भी बात की थी, वनस्पति भौतिक अपक्षय की क्रिया भी करती है और रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया भी करती है। भौतिक अपक्षय के अंदर, जैसे कि चित्र में, ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं, वनस्पति की जड़ें शैलों में प्रवेश कर उसमें दरार व संधियों का विस्तार करती हैं, जिससे उसका विघटन होता है। तो जो वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं चट्टानों में प्रवेश करके चट्टानों के अंदर चटकने दरार ला जाती हैं, जिसे हम वनस्पति के द्वारा भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय की बात करें तो वनस्पति की जड़ों में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं वो अपने खनिजों को विमंदित करके शैलों को कमज़ोर बनाते हैं और चट्टान अपने स्थान पर वियोजित हो जाती है, जैसे कि चित्र नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं। तो वनस्पति के द्वारा भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम मानवीय अपक्षय, वेदरिंग ड्यू टू मैन। मनुष्य के द्वारा जो अपक्षय है, मनुष्य दो टांगों वाला जानवर भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लगातार वो जो है चट्टान है अपने विकास कार्य करता रहता है और उसके कारण से अपक्षय क्रिया को सहायक है। जैसे कि ये लगातार हथौड़े मार रहे हैं, हम पत्थर चट्टानें तोड़ रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, तो ये वनस्पति के द्वारा है। एक दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि जितनी भी खनन क्रिया हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, इसको या कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो उन सब के अंदर मनुष्य कहीं ना कहीं मानवीय अपक्षय का योगदान है। या तो चट्टानों को कमजोर कर रहा है या अपक्षय की क्रिया को बढ़ावा दे रहा है। तो मानवीय अपक्षय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर हम बात करते हैं अपक्षय के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय अपर्दन के लिए सामग्री प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अपक्षय के कारण से चट्टानें अपने स्थान में टूट फूट जाती हैं, जिन्हें विभिन्न प्रक्रम अन्यत्र स्थानांतरित करते हैं। जैसे ही वो मलबा अन्यत्र स्थानांतरित होता है तो अपर्दन कहलाता है। अतः अपर्दन अपक्षय को सामग्री प्रदान करता है। अपक्षय द्वारा धरातल का समतल होना। अपक्षय लगातार जो ऊंचे स्थान हैं उन्हें काट छाट कर नीचे करता रहता है और जो मलबा है निकट ही अपने जो निम्न भाग है वहाँ जमा करता रहता है। तो अपक्षय एक समतलीकरण की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अपक्षय मृदा निर्माण में सहायक है। अपक्षय के द्वारा चट्टान चूर्ण बनता है। चट्टान चूर्ण धीरे धीरे मृदा का निर्माण करता है, जो बाद में कृषि कार्यों में काम आती है। तो अपक्षय मृदा के निर्माण में सहायक है। अपक्षय द्वारा नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण। अपक्षय की क्रिया के द्वारा चट्टानों में टूट फूट की क्रिया होती है। टूट फूट की क्रिया के कारण से चट्टानों में अलग अलग तरह की आकृति बनती हैं। अतः अपक्षय नवीन स्थलाकृतियों को जन्म देता है। चट्टानों के अपक्षय द्वारा उपयोगी खनिजों का संवर्धन होता है। अपक्षय की क्रिया के कारण से नवीन खनिजों का निर्माण हो जाता है। तो खनिजों के संवर्धन की दृष्टि से भी अपक्षय का अपना महत्व है। थैंक यू, आपने मुझे सुना। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।